बच्चों, वेलकम टू आर्थी फिजिक्स क्लासेस। जैसा कि बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहे हैं और आपका जो बच्चे 12th में अपियर हो रहे हैं, नीट एग्ज़ाम दे रहे हैं या आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये टॉपिक, ये वीडियो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में बच्चों हमने बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो डिफाइंड इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। टुडे हम उसी को बढ़ाएंगे और लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये आपके सेकंड पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम फाई इसे डिनोट करेंगे। देखिए बच्चों, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हमने बताया था कि किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रेजेंट है और या विजुलाइज करते हैं बाय टेकिंग नंबर ऑफ इमेजिनरी फील्ड लाइंस। इमेजिनरी फील्ड लाइंस हम लाइन ड्रा करते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों किसी सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस just passing through a surface normally it's called electric flux। ठीक है, समझ रहे हैं? किसी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब है ये एक नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है पासिंग थ्रू ए सरफेस नॉर्मली। यानी कोई भी बच्चों सरफेस है, हम आपको कहें कि कोई भी एक सरफेस है, यानी जैसे ये एक सरफेस है बच्चों, जितनी फील्ड लाइंस इस तरफ से उस तरफ इसको क्रॉस करते हुए पास होंगी, वही उस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। समझ में आ गया? यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस नॉर्मली। ठीक है, नॉर्मली किसी सरफेस से पास होने वाली फील्ड लाइंस ही उस सरफेस से जुड़ा हुआ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक है बच्चों, जैसे हम एक सरफेस कंसीडर करें, जैसे सपोज दैट एक बच्चों पहले हमने ये सरफेस है, आर रेगुलर शेप है। ठीक है बच्चों, आर रेगुलर शेप है और ये पूरी सरफेस बच्चों क्या है, जिसका सरफेस एरिया एस है। यू नो सरफेस एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कोई एक सरफेस है बच्चों, तो उसका जो ज्योमेट्रिक एरिया तो एक होता है, साथ साथ एरियल वेक्टर इसकी डायरेक्शन होती है। और डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया बच्चों होता है नॉर्मल टू द सरफेस। तो जैसे हम कहें एक इस पूरी सरफेस का एक स्मॉलर पार्ट ले लें, जैसे बच्चों एक स्मॉलर पार्ट ये हम ले लें, छोटा सा पार्ट ds, और मान लो यहाँ फील्ड लाइंस बच्चों ऐसी फील्ड लाइंस। ठीक है बच्चों, एक किसी लार्जर इरेगुलर सरफेस है बच्चों, उसका एक स्मॉलर डिफरेंशियल एक पार्ट ds हमने चूज किया, छोटा सा पार्ट लिया। तो यू नो मान लो ये छोटा सा पार्ट है बच्चों, इतना छोटा पार्ट है, तो इसका जो एरियल वेक्टर होगा, यानी एरिया की डायरेक्शन होगी वो नॉर्मल टू दी सरफेस। यानी बच्चों ये एक डायरेक्शन है, ठीक है, और ये थीटा है। क्लियर है कि नहीं? यानी हम ये लिख सकते हैं ds सरफेस एरिया ds n कैप। बिल्कुल बच्चों क्लियर है, क्योंकि सरफेस एरियल वेक्टर, वेक्टर किसके इक्वल होता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। एन कैप क्या है? डायरेक्शन ऑफ एरियल वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो एक स्मॉलर पार्ट है जिसका एरिया ds है और इसके नॉर्मल जो लाइन होगी टुवर्ड ऑब्जर्वर, दैट इज डायरेक्शन ऑफ एरियल वेक्टर। सो देखिए, कह सकते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू this smaller area normally is electric flux passing through
ds सरफेस। तो ये हम डिनोट करेंगे d फाई, जैसे d फाई है तो किसके इक्वल होगा बच्चों, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट ds। यानी हमारा कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट इट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरियल वेक्टर। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई है, आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, लाइंस होंगी बच्चों। और हमने कहा था किसी भी पॉइंट पर जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ, क्योंकि वेरी स्मॉलर पार्ट लिए हैं बच्चों, तो यहाँ मान सकते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया दैट इज ए कांस्टेंट है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरियल वेक्टर दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया ds, ठीक है। अब बच्चों जैसे हमें पूरे सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, यानी कितना, हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू होल सरफेस एस। तो यू हैव टू टेक इन इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, यानी दैट इज फाई इज इक्वल टू, ये हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। यानी कहा जाता है सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सरफेस, और ये सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट होल सरफेस। पूरी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितना पास हो रहा है। और बच्चों ये सरफेस कैसी है, ओपन सरफेस है। कैसी सरफेस है, ओपन सरफेस। क्लियर है। तो ये आपकी ओपन सरफेस है। अभी गॉस लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ क्लोज सरफेस होगी, यानी ओपन सरफेस में भी प्लेन में भी कर्व, ठीक है। और इस सरफेस से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नॉर्मली क्रॉस हो रही हैं इस तरफ से उस तरफ, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू होल सरफेस एस, ठीक है बच्चों। अब थोड़ी देर के लिए हम मान लें, जैसे मान लो ये एस सरफेस है, ठीक है। ये फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एवरीवेयर, यानी पूरी सरफेस, जैसे पूरा मान लो ये सरफेस है पूरी, कर्व भी हो सकती है, प्लेन भी हो सकती है, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, सेम है एवरीवेयर। तो क्या करेंगे, इसका मतलब ई कांस्टेंट है, इसको हम टेकन आउट, इसको इंटीग्रेंड से टेकन आउट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू डी एस और एस, ठीक है। इसको हम फर्दर प्रोसीड इसको लिख सकते हैं। और ये किसके इक्वल होगा बच्चों, ये होगा ई वेक्टर और डॉट एस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है बच्चों, कैसी है, यूनिफॉर्म है। और एस क्या है बच्चों, पूरा सरफेस एरिया है, पूरा सरफेस एरिया है। जैसा कि हम जानते हैं सरफेस एरिया का मतलब ये पूरा सरफेस होगी, उसका एरिया होगा, और क्योंकि ये वेक्टर है इसलिए एक एरिया होगा, और एक डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्मल टू दी सरफेस, ठीक है, नॉर्मल टू दी सरफेस, ये एरियल वेक्टर की डायरेक्शन होती है। देखिए जैसे फॉर रेगुलर शेप, जैसे रेगुलर शेप है, या कह सकते हैं ये एरिया होगा। तो आपको मालूम है ए डॉट बी क्या होता है बच्चों, ए बी कॉस थीटा, आपने 11th में पढ़ा है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज इक्वल होगा ई एस कॉस थीटा, ये इंपॉर्टेंट है। थीटा क्या है, थीटा एंगल है बिटवीन किसके बीच, ई एंड एन कैप, यानी जो एरिया की डायरेक्शन है, एरिया की डायरेक्शन क्या है, एन कैप है,
क्योंकि डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेक्टर। तो एन कैप जो है डायरेक्शन है किसकी, एरिया की। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और जो नॉर्मल टू दी सरफेस के बीच का एंगल है वो थीटा है, ठीक है। यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस नॉर्मली किस पर डिपेंड करता है, थीटा पर। क्योंकि कोई भी सरफेस है, आप किसी रीजन में जहाँ फील्ड लाइंस है उसको अलग अलग ओरिएंटेशन, अलग अलग आप एंगल पर रखोगे तो जो उस सरफेस से पास होने वाली लाइंस है उसको क्रॉस करती हुई जो फील्ड लाइंस है उसकी वैल्यू क्या होगी, डिफर होगी, क्योंकि थीटा पर डिपेंड करता है। देखो जैसे हम कुछ केस, स्पेशल केस ले बच्चों। स्पेशल केस में जैसे फर्स्ट लेते हैं व्हेन थीटा इज 0। आपको मालूम है cos 0 का वैल्यू मैक्सिमम होता है, तो देन क्या होगा बच्चों, ये देन फाई ई किसके इक्वल होगा, ई और इंटू एस, ई इंटू एस होगा। क्या होगा, ई इंटू एस होगा। यानी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू एस, यहाँ लिख दे रहे हैं, और ये वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। यानी जब थीटा 0 होता है तो जो किसी सरफेस से पास होने वाली जो फील्ड लाइंस होती है वो मैक्सिमम होती है। यानी ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस मैक्सिमम होता है। जैसे थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि जैसे कोई ये, इसका एग्जांपल, ये कोई एक स्फेरिकल एक सरफेस है, ये स्फेरिकल सरफेस है बच्चों, स्फेरिकल सॉरी, ये एक कह सकते हैं एक सर्कुलर सरफेस है, सर्कुलर आकार की एक सरफेस है बच्चों। और फील्ड लाइंस कैसी है, एक यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है, ये यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस प्लेस किए हैं। जैसे ये सरफेस है बच्चों, सर्कुलर शेप की एक सरफेस है, और फील्ड लाइंस बच्चों कैसी है, ऐसी फील्ड लाइंस है, ऐसी फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो आपको मालूम है नॉर्मल एन कैप ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये है। तो जैसे ये सरफेस है और फील्ड लाइंस ऐसी है, तो बच्चों मैक्सिमम फील्ड लाइंस इस सरफेस से इस तरफ से उस तरफ क्रॉस होंगी, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस। तो यहाँ बच्चों क्या होगा, ई और एन कैप क्या है, पैरेलल है, और थीटा 0 है, ठीक है। यानी कोई भी सरफेस का जो प्लेन है और फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो मैक्सिमम लाइंस उस सरफेस से पास होती है। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड हियर। समझ में आ गया, क्लियर है। तो कोई भी ये एग्जाम्पल है, जैसे और भी एग्जाम्पल होते हैं। जैसे बच्चों ये थीटा 0 है, जैसे यहाँ आएगा, जैसे कोई एक ऐसी सरफेस है, एक सिलिंड्रिकल शेप की बॉडी इस तरह रखी गई है बच्चों कि उसकी एक्सिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। जैसे फील्ड लाइंस कैसी हैं, ये फील्ड लाइंस है, ये फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये फील्ड लाइंस है, क्लियर है। अब देखो ये फील्ड लाइंस है, यहाँ टू सरफेस हम बात करें, जैसे आपको मालूम है कि एक सरफेस एरिया एस है, एस एरिया है भाई, सिलिंड्रिकल शेप की बॉडी है, तो उसमें दो सर्कुलर शेप के क्या होंगे, सरफेस होंगे, ये होंगी। मान लो एरिया एस एस है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। जैसे हम थोड़ी देर के लिए देखें तो यहाँ ये सरफेस, जैसे ये S1 है और ये
H2 है। ठीक है बच्चों, तो यहां हम देखेंगे, देखिए यहां कर दे रहे हैं कि S1 सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी phi1 किसके इक्वल होगा। देखिए ये सिलिंड्रिकल सरफेस का मतलब है बच्चों, ये जैसे सिलिंड्रिकल सरफेस है तो फील्ड लाइंस ऐसे है, तो इसका नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल ये होगा बच्चों, नॉर्मल एन कैप। तो फार इसके लिए क्या हो जाएगा आपका E इंटू S1, क्योंकि हियर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और नॉर्मल पैरेलल है। क्योंकि हम यहां से ऑब्जर्व करेंगे तो बच्चों एक बात और है, सरफेस का एरिया की डायरेक्शन जो होती है एन कैप वो टुवार्ड ऑब्जर्वर होती है। यदि यहां से ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्वर की तरफ है, ठीक है एन कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरफ है, दोनों पैरेलल है। तो जैसे ये फ्लक्स किसके इक्वल होगा phi1, दैट इज E पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस है, सिलिंड्रिकल जो बॉडी है उसके जो सर्कुलर शेप की सरफेस है उसकी रेडियस है। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा। इसी तरह जैसे हम करते हैं कि लाइंस जो बाहर निकलती हैं, जैसे लाइंस ये बाहर आ रही हैं तो ये फ्लक्स क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन है। क्लियर हुआ। अब देखो जैसे हम बात करें, कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों, जैसे देखो कि कभी कभी एक सरफेस है उसके परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस होती है, लेकिन जो फील्ड लाइंस है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है बच्चों और एन कैप है वो एंटी पैरेलल होते हैं। तो यहां जैसे सेकंड केस में होता है इफ ई वेक्टर एन कैप एक दूसरे के अपोजिट है 180 डिग्री एंटी पैरेलल, तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों ये होगा E S cos 180। cos 180 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, -1 होगी, तो ये माइनस हो जाएगा, नेगेटिव फ्लक्स होगा -E इंटू एस। क्लियर है कि नहीं। हमारा कहने का मतलब है कि फील्ड लाइंस तो उस सर्कुलर या कोई भी प्लेन सरफेस हो या कोई भी कर्व है उसके क्या है परपेंडिकुलर है, बट जो एन कैप है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो एंटी पैरेलल है, अपोजिट है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू। ये किसके लिए एग्जाम्पल दे दें, जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, ये इसके लिए जैसे हम कहें फॉर H2 सरफेस, H2 सरफेस, H2 सरफेस के लिए जैसे H2 सरफेस है, यहाँ हम देखेंगे, यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ एन कैप बच्चों किधर है, एन कैप इधर है, इधर है एन कैप, ठीक है, इधर है एन कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ देखिए बच्चों ये phi2 जो होगा वो E एरिया S और cos 180 होगा, ठीक है, cos 180 होगा, तो phi2 विल बी इक्वल टू ये बच्चों -ES, यानी इसी को हम लिख सकते हैं E पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इससे क्लियर है कि नहीं है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब कोई सरफेस से बाहर निकलता है जस्ट क्या होता है, आउटगोइंग होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सरफेस का, वो पॉजिटिव साइन होता है, और इनकमिंग जो होता है किसी सरफेस में अंदर प्रवेश कर रहा है इंटरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का साइन नेगेटिव लेते हैं। यहाँ क्लियर है कि नहीं। और मैक्सिमम दोनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो मैक्सिमम है, बट साइन दोनों का अलग अलग है। अब ये गॉस थ्योरम हम पढ़ाएंगे तो उसमें ये कंसेप्ट आपका काम आएगा। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरह से ये है। अब आपका देखिए थर्ड केस में क्या बात करें, जैसे ये है थर्ड में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रहे, व्हेन फाई थीटा
की वैल्यू क्या है बच्चों? 90 डिग्री है। 90 डिग्री का मतलब है जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एन कैप एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो थीटा क्या होता है? cos 90 क्या होता है बच्चों? 0 होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों क्या होगा? 0 होगा और ये मिनिमम होगा। इसका मतलब कोई भी फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास नहीं हो रही है। पास का मतलब क्या होता है बच्चों? एक तरफ से दूसरे तरफ उस सरफेस को काटते हुए निकलना चाहिए, उसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस। क्लियर है कि नहीं? तो देखिए इसका केस क्या होगा। जब कोई एक सरफेस ऑलवेज क्या हो? फील्ड लाइंस के पैरेलल है। पैरेलल है यानी सरफेस का जो प्लेन है या सरफेस है वो पैरेलल टू फील्ड लाइंस है। फील्ड लाइंस के पैरेलल आप प्लेस कर दो बच्चों तो उस सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होता। एनी फील्ड लाइंस डज नॉट क्रॉस थ्रू दैट सरफेस। तो इट इज क्लियर। तो यहाँ देखिए बच्चों, जैसे हम ये कहें, इसकी बात करें, जैसे एक एग्जांपल दे दें, ये जैसे सरफेस है, ये सरफेस है बच्चों, ये एस सरफेस है और ये फील्ड लाइंस है, ये फील्ड लाइंस है और एन कैप बच्चों ये है। तो एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो कोई भी फील्ड लाइंस इस सरफेस को क्रॉस नहीं करेंगे। समझ में आ गया? क्लियर है ये बच्चों? तो इसका एग्जाम्पल, जैसे बच्चों ये S3 सरफेस है, आपको मालूम है एक सिलिंड्रिकल एक शेप की बॉडी होती है तो वहाँ दो सर्कुलर शेप की प्लेन सरफेस होती है और एक कर्व सरफेस होती है। जैसे हम कर्व सरफेस को S3 माना तो यहाँ हम S3 में बच्चों जैसे एन कैप ये होगा कि नहीं? कोई भी सिलिंड्रिकल है उसका जो एरियल वेक्टर की डायरेक्शन होगा नॉर्मल टू कर्व सरफेस। तो ये ऑलवेज एन कैप, जैसे जस्ट टेकन बच्चों यहाँ हम ले लें, देखिए जैसे सिलिंड्रिकल ये बॉडी है, ये डायग्राम बना दिए हैं बच्चों, इसका जो कर्व सरफेस है उसके सरफेस के पैरेलल है फील्ड लाइंस। क्या है? फील्ड लाइंस पैरेलल है। और आपका एन कैप जो है ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के नॉर्मल है, यानी हियर जैसे फॉर S3 कर्व सरफेस है सिलिंड्रिकल बॉडी के लिए कर्व सरफेस। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई 3 वो 0 है। क्यों? क्योंकि हियर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बच्चों और एन कैप ऑलवेज क्या है? परपेंडिकुलर है, ऑलवेज परपेंडिकुलर है। अब समझ में आ गया? ठीक है, ये आपका फार्मूला बहुत यूजफुल है। एक और चीज़ है बच्चों याद रखना कि देखिए जैसे कोई एक पैरेललोग्राम है, कोई एक स्क्वायर है, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर सरफेस है, टू साइड से बना हुआ है। तो टू साइड से बना हुआ है तो उसका एरिया क्या होता है? जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर आर साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो उसका एरियल वेक्टर क्या होता है बच्चों? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, होगा कि नहीं? तो एक तरह का किसी सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरियल वेक्टर होता है। ई डॉट एस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस। क्लियर हुआ? नाउ इट इज क्लियर। ये हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इसको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आगे चलकर गॉस थ्योरम यानी गॉस लॉ समझ में नहीं आता बच्चों। ठीक है, अब देखो इसके बाद जैसे
कोई आपसे कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे कोई एक ऐसी सरफेस है, ये एन कैप है और फील्ड लाइंस ऐसी पास हो रही है, ये फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और पैरेलल टू एन कैप, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बच्चों, E इंटू एस होगा, E इंटू एस होगा। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर थीटा क्या है, जीरो है, यानी ये पैरेलल है। थीटा क्या है बच्चों, जीरो है। क्लियर है। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हम बात करें यहाँ देयर आर थ्री फिजिकल क्वांटिटी आर रिलेटेड बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, ये इमेजिनरी लाइन होती है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी। देखिए यहाँ फाई ई क्या है बच्चों, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, इसकी यूनिट यानी इसको किस में एक्सप्रेस करते हैं, इट इज एक्सप्रेस, हम कह सकते हैं ई की यूनिट एस की यूनिट। तो एसआई सिस्टम में एस की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर, और अभी ये पढ़े हैं ई की यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम, कभी एग्जाम में आता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होती है, और न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है बच्चों, जूल होती है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी इक्वल है जूल मीटर पर कूलम। ठीक है, जूल मीटर पर कूलम किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब आपका यूज गॉस लॉ आएगा तो वहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टर्म में हम क्या करेंगे, क्लोज सरफेस लेंगे और अंदर जो टोटल चार्ज है उसके टर्म में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, अभी आपको ये दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह का, इसको हम क्या कह सकते हैं, इट इज आल्सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट, तो इसको क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज आल्सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। और ये बच्चों क्या है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे कोई पूछता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज ई। समझ में आ गया, क्लियर है। कहीं भी आप देखोगे क्वेश्चन कुछ हम बाद में कराएंगे, पहले पूरा टॉपिक हो जाता है, फिर इसके बाद हम इसके क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो जस्ट हम आज आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में क्लियर करें।